गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो अब इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पेपर तो इजी सा दिया दिया था मैंने आपको, बट लग रहा है आपकी सिली मिस्टेक ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें जो फर्स्ट राउंड के प्रॉब्लम थे, तो फर्स्ट राउंड के आपके 10 प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, इससे हार्ड आपकी डीपीपी थी जो मैंने बनाई थी, और टोटल मतलब मिनिमम मार्क्स 40 तो चाहिए चाहिए इसमें। जो सेकंड राउंड के थे, मतलब जो ठीक ठाक से थे, वो थे 9। तो ये हो गए आपके 36। तो समवेयर 40 से लेकर के 76 के बीच के मार्क्स होने चाहिए। एक क्वेश्चन हार्ड था, और हार्ड क्वेश्चन बस मैंने 18th को रखा था, बाकी मुझे लगा नहीं कि इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड है। तो लॉज ऑफ मोशन, ये मैकेनिक्स वाला पार्ट इसी तरीका का होता है बेटा। डायग्राम्स ये वो सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। अब जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये रेगुलर प्रॉब्लम है, आपने ईयर लॉन्ग स्टडीज़ में इस तरीके का प्रॉब्लम देखा भी होगा। तो ये हाँ, सीधे सीधे फर्स्ट राउंड का ये, इसमें कुछ नहीं करना। ये कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज पुल्ड बाय रोप ऑफ मास स्मॉल एम, और यहाँ फोर्स मुझे पी दे रखी है। अब ये जानना चाहता है कि यहाँ पर टेंशन कितनी है। अब इस तरीके के थिक रोप के आपको दो प्रॉब्लम इसमें मिले होंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ही खत्म कर लेते हैं, पहले एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई पी अपॉन एम प्लस एम। अब अगर आपको यहाँ की टेंशन लिखनी है तो इस डब्बे से पकड़ करके लिख लेते हैं। तो ये टेंशन हो गई पी इंटू कैपिटल एम अपॉन एम प्लस एम। अब सिली मिस्टेक मत करना, मतलब इसमें देख करके ढंग से आंसर टिक करना, पता चले इन दोनों में धोखाधड़ी हो गई। तो राइट आंसर हो गया आपका फोर्थ वाला करेक्ट इसके अंदर, ठीक है ना। ये तो मेरे ख्याल से सही होगा, और ये आपने डायरेक्ट कर भी लिया होगा। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब अगला प्रॉब्लम सेकंड प्रॉब्लम है। जनरली देखो ये भी बहुत सिंपल है, और फर्स्ट राउंड का ही है, तो मेरे हिसाब से आपने कर लेना चाहिए ये वाला प्रॉब्लम भी। ठीक है, अभी कहानी कैसी होती है, यहां पर फोर्स लग रही, कल भी मैंने बताया था, आप यहां पॉइंट बनाओ और टेंशन लगा दो। तो बेसिकली ये टेंशन एफ के बराबर है। अब चेक करो, ये पूरी रस्सी में टेंशन थ्रू आउट सेम रहेगी। अब यहां पर ये ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम में रेस्ट पर है। सो पुली के ऊपर की फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं, तो टी और टी मिल करके इस 18 kg को बैलेंस कर लेगा, यानी 180 न्यूटन को बैलेंस कर लेगा। सो टी यानी एफ की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 90 न्यूटन। तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम विद इन 5-10 सेकेंड आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका डायरेक्ट हो गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। थर्ड कह रहा है, अब ये कल वाले कंसेप्ट पर बेस्ड है, मैंने यहाँ वैल्यू की जगह थोड़ा लैंग्वेज यूज करी है, ठीक है ना। तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो। ये कह रहा है मैन स्लाइड डाउन अ लाइट रोप हुज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज ईटा टाइम्स हिज वेट, जहां ईटा इज लेस देन 1। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ब्रेकिंग टेंशन उसके वेट से कम है। तो इसका मतलब वो ऊपर तो चढ़ नहीं सकता, ना रुका रह सकता है, बट वो स्लाइड डाउन नीचे की तरफ एक्सेलरेट करते हुए जा सकता है, ठीक है ना। ये कल मैंने आपको सिखाया था। सो अब व्हाट शुड बी द मिनिमम एक्सेलरेशन सो दैट रोप डज नॉट ब्रेक। तो अब यहाँ कंसेप्ट आपको लगाना है कि भाई ऊपर जाना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, रुके रहना भी पॉसिबल नहीं है, यानी नीचे ही आएगा, ठीक है ना, यानी ए का डायरेक्शन डाउन होना चाहिए। सो ऐसे सिचुएशन में टेंशन हो गई एम टाइम्स जी माइनस ए, ठीक है। अब ये जो टेंशन है ब्रेकिंग टेंशन के बराबर डाल देते हैं, विच इज ईटा टाइम्स एम जी इज इक्वल्स टू एम टाइम्स जी माइनस ए। अब यहां से आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो ए की, और ये ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जी हो जाएगा कॉमन 1 माइनस ईटा, ठीक है ना। तो जी टाइम्स 1 माइनस ईटा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया तो सही कि गलत हो गया, या ज्यादा टाइम लग गया? नहीं किया, ये तो करने चाहिए थे, मतलब ये प्रॉब्लम छोड़ के नहीं जाते। अब ये 3 डायग्राम है, देखो इस तरीके का प्रॉब्लम टाइम खा जाता है। ओरिजिनली ये प्रॉब्लम आईआईटी का है, ठीक है ना, मैंने ये लॉन्ग क्लास की डीपीपी वगैरह के अंदर भी इसको काफी रखा हुआ था, ठीक है ना। ए दे रखा है, ए नहीं होगा बेटा, इसका आंसर ए कहां से जाएगा, जी 1 माइनस ईटा होगा, मैंने कल खुद सॉल्व किया, ए नहीं होगा, ठीक है।
सो इसका आंसर आपका ये वाला होगा, सही होगा मेरे ख्याल से। फिर भी मैं अभी ओपन करके चेक कर लूंगा, बट वो पेपर ओपन करूंगा तो गड़बड़ हो सकता है। 4 गलत हुए, हाँ देखते हैं अभी। अब एनालिसिस करो, मतलब पेपर तो अब लास्ट में पहुंच गए हो। आप देखो, अब वाली तो बात है नहीं कि आपको आता नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ ना कुछ छोटी मोटी एरर्स हो रही है, उनको कंट्रोल कर लो, मार्क्स आपके सही आ रहे हैं। ठीक है, अभी इस प्रॉब्लम के अंदर हमसे बोल रहा है कि यहाँ फोर्स एफ लगाई, यहाँ 2m का वेट रखा, उधर mg लगाया। कहानी क्या है, इन द थ्री डायग्राम ए बी सी ऑफ मास m ईच, तो तीनों का मास मुझे m दे रखा है। हैव एक्सेलरेशन a1 a2 a3, तो मुझे पता करना है कितने एक्सेलरेशन होंगे। अब यहाँ पर मुझे क्लियर पता चल गया, टेंशन हो गई 2mg के बराबर। सो मैंने इधर की टेंशन को लगाया 2mg, नीचे की तरफ लगाया mg। अब इनमें डायग्राम बने ही हुए हैं, तो हमें कोई ज़्यादा लोड नहीं है। तो a1 की वैल्यू मैंने निकाली, चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइडेड बाय मास, तो ये आ गई मेरे पास g। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर चलाने वाला हो गया 2mg, रोकने वाला हो गया mg, और यहाँ का एक्सेलरेशन a2 आप देखोगे आ जाएगा अपना g/3। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ एक्स्ट्रा फोर्स mg की और लगाई गई वेट के अलावा, तो वेट mg लगा, साथ में एक्स्ट्रा फोर्स mg की लगी, रोकने वाला mg लगा, एक्सेलरेशन हो गया a3। अब आप नेट फोर्स चेक करोगे तो 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 2m, तो a3 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी g/2। तो अब सबसे बड़ा a1 है, फिर अपना a3 है, फिर अपना लास्ट में a2 है। सो a1 a3 a2 राइट आंसर हो गया बी वाला करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका मेरे ख्याल से करेक्ट होगा। अब इसके अंदर आप देखो पेपर के बाद कि गलत क्यों हो रहे हैं, ठीक है ना, कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो आपका वीक रह गया, क्योंकि पेपर देखो बिल्कुल डिसेंट है। मतलब इस तरीके का आप नीट के अंदर प्रॉब्लम लॉज ऑफ मोशन से एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ ये चीज रहेगी, ये कर लो प्लस तुम डीपीपी कर लो तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। अब ये ग्राफ का मैंने रखा लिफ्ट के ऊपर। अब ये बोल रहे हैं लिफ्ट हैविंग मास 100 kg मूव फ्रॉम रेस्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड डायरेक्शन दे रखा है, वीटी ग्राफ दे रखा है, T1 T2 T3 दे रखे हैं, 0 से 2, 2 से 6 एंड अप टू सो ऑन। तो मुझे इनका रेशियो निकालना है। अब देखो यहाँ क्लियर कट पता चल रहा है कि लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ रिटार्ड कर रही है। सो यहाँ की जो टेंशन T1 हो जाएगी, तो T1 की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी m टाइम्स g प्लस ए। T2 की वैल्यू देखोगे सो दैट विल बी mg, और T3 की वैल्यू देखोगे दैट विल बी m टाइम्स g माइनस ए। सो m का तो देखो कोई काम नहीं है क्योंकि रेशियो में कट जाएगा। सो T1 इज टू T2 इज टू T3 का रेशियो आपका आ जाएगा g प्लस ए इज टू जी माइनस ए। बस मुझे इनकी वैल्यूज यहाँ पर a1 a2 लिख लो, इनकी वैल्यूज यहाँ पर डालनी है। अब a1 यहाँ से इसके स्लोप से आ जाएगा विच विल बी 4/2 यानी 2, ये हो जाएगा 12 इज टू 10, और यहाँ पर a2 आपका इसके स्लोप से आ जाएगा विच विल बी 4 डिवाइडेड बाय ये 7 हुआ 1, यानी कितना बना 4, 10 में से 4 गया 6, तो अभी रिजल्ट आ गया 2 से डिवाइड मार देते हैं 6 इज टू 5 इज टू 3, तो 6 5 3 थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये मुझे तो नहीं लग रहा खट 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 खत्म ही होते चले जा रहे हैं, बस खाली ये है कि आपका फ्लो इसमें होना चाहिए, बाकी तो सिंपल। अब ये देखो कूड़ा प्रॉब्लम, इसमें तो क्या ही है, ये भी मैंने उठा के रख दिया, मैं ये भी ना छूटे आपका। मान लो पेपर सिंपल आ गया तो हम ये तो करके जाए। तो ब्लॉक आर इन कॉन्टैक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, हॉरिजॉन्टल फोर्स 3 न्यूटन इज अप्लाइड, फोर्स एक्सर्टेड बाय m2 ऑन m1। तो यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन मुझे निकालना है, पहले पकड़ो एक्सेलरेशन निकाल लो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 3 डिवाइडेड बाई 3 1। यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन आगे वाले डब्बे से निकाल लो, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया 1 × 1 यानी 1 न्यूटन। विद इन 5-10 सेकंड आपका प्रॉब्लम खत्म, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। सही है, तो ये तो आपके डायरेक्ट, मतलब मुझे नहीं लग रहा है इसके अंदर आपका ज़्यादा टाइम क्यों लगा, इससे ज़्यादा टाइम आप मैग्नेटिज्म में लगा लो वो चलेगा। अब ये वाला सवाल है, अब इसके अंदर क्या होता है, आपको स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालनी है, तो अब स्प्रिंग को खींचने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टेंशन, आपको टेंशन निकालनी पड़ेगी। टेंशन यहाँ पर चेक करोगे दोनों के मासेस सेम है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0 और टेंशन हो जाएगी हमारी 15 kg के ही बराबर। तो इस इधर जो रीडिंग आ जाएगी बैलेंस की दैट विल बी इक्वल टू 15 kg। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी 5 सेकंड 10 सेकंड मैक्स टू मैक्स आपका प्रॉब्लम है। 7 पर हम पहुंच गए, 35 4 7 28 नंबर तो हमारे अभी भी पक्के हैं। अभी देखो प्रॉब्लम नंबर 8, ये कह रहा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 3 kg एंड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, स्ट्रिंग्स ये दे रखी है, फोर्स से लगा रखी है, एक्सेलरेशन बताओ। अब ये एक्सेलरेशन आप देखो, ये चलाने वाला हो गया, ये रोकने वाला हो गया, बनाओ सिस्टम, एक्सेलरेशन लिख लो। सो 32 माइनस 20 इक्वल्स टू 3 × a, तो a की वैल्यू आ गई 12/3 यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। 5-5 10-10 सेकंड क्या है, मतलब 20 मिनट के अंदर पेपर उड़ा दो।
अब 9th पर आ जाते हैं। कल आपने क्लास में प्रैक्टिस किया था, ऊपर लग रही है देखो 180 न्यूटन की फोर्स। पहले मैं चेक करूंगा टोटल वेट कितना है। सो 8 5 3 8 8 16, यानी नीचे की तरफ 160 न्यूटन है। इसका मतलब ये ऊपर भागेगा एक्सेलरेट करते हुए। मैं पहले एक्सेलरेशन लिखूंगा। सो 180 माइनस 160 डिवाइडेड बाय टोटल मास इज कितना 16। सो 16 नहीं था, 5 3 8, हाँ 16 था। तो यहाँ पर आ गया 20 डिवाइडेड बाय 16, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 5/4। अब मुझे यहाँ का टेंशन कैलकुलेट करना है। अब यहाँ का टेंशन कैलकुलेट करने के लिए या तो नीचे वाला ब्लॉक का सिस्टम ले लूँ या ऊपर वाला, कोई भी एक ले लो। अगर नीचे वाले से करूँ सो टी हो गया चलाने वाला और 5 और 3 8 रोकने वाला। सो इक्वेशन बन गई टी माइनस 80 इक्वल्स टू 8 इंटू 5/4। तो 4 2 जा 8 और यहाँ से टी की वैल्यू आप चेक करोगे तो आ जाएगी आपकी 90 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। देखते जाओ, ठीक है ना। तो रीडिंग जब भी निकाल रहे हो स्प्रिंग बैलेंस की तो टेंशन के बराबर होती है। तो आप टेंशन निकाल, भाई प्रैक्टिकली सोचो ना। जैसे मान लो मेरे हाथ में ये स्प्रिंग बैलेंस है, अगर कभी आपने प्रैक्टिकली देखा हो, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, एक तरफ वो यूं करके निकला हुआ होता है जिससे सिलेंडर या वेट लटकाते हैं वो खींचता है। दूसरी तरफ तो नॉर्मल हुक होता है, फ्रेम को कनेक्ट करता हुआ हुक होता है। तो एक तरफ से स्प्रिंग खींचती है, तो किसी एक तरफ की टेंशन निकाल दो उसमें। ठीक है, समझ गए। तो ये प्रैक्टिकल से एप्लीकेशन है और कुछ ज्यादा खास है नहीं इसमें। आप 9th के बाद आ जाते हैं हम 10th पर। अभी 10th वाला भी इजी प्रॉब्लम है, ये आपका PYQ है। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी। तो पहले हमने टेंशन देख ली, क्योंकि इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन 0, सो टेंशन दोनों तरफ से mg के बराबर हो गई। अब ये भी इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ की टेंशन t, यहाँ पे टेंशन t और नीचे लग गया अपना √2 mg। अब उठा करके बैलेंस करना है, तो 2t cos थीटा √2 mg के बराबर हो गया। सो 2t की जगह आ गया mg cos थीटा इज इक्वल्स टू √2 mg, और यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आपकी 1/√2 आ गई और थीटा की वैल्यू होगी 45। तो राइट आंसर हो गया थर्ड वाला। ये हो गया आपका 10th। फर्स्ट राउंड के ही है अभी तक सारे, इसमें तो राउंड ही बेकार कर दिया मैंने। ये कह रहा है पार्टिकल मूव ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद सम इनिशियल वेलोसिटी से v0 if 3/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन टाइम t0 देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये थोड़ा सा दिमाग वाला है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल। काइनेटिक एनर्जी कितनी लॉस्ट होगी? 3/4, ठीक है ना। अब मुझे टाइम दे रखा है, यानी फर्स्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी, मतलब लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन के साथ काइनेमेटिक्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मुझे लॉस हुई काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे इक्वेशन में बची हुई काइनेटिक एनर्जी, बची हुई वेलोसिटी चाहिए। तो बची हुई काइनेटिक एनर्जी इज 1/4 ऑफ हाफ mv0²। तो यहां से मैं रिमेनिंग वेलोसिटी हाफ mv² निकाल करके दे दूंगा। सो दैट वी कम आउट टू बी v0/2, यानी फ्रिक्शन ने उसकी वेलोसिटी को आधा रिड्यूस करा दिया इन टाइम t0। अब हमारा डायग्राम ये रहा, इनिशियल वेलोसिटी इज v0, फाइनल इज v0/2, और यहां से यहां पहुंचने में टाइम t0 लगा। रिटार्डेशन मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मुझे याद है म्यू के जी। अब फर्स्ट इक्वेशन मैंने लगाई, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस म्यू जी t0। मुझे म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो म्यू की वैल्यू आ गई v0/2g t0। तो दिस इज राइट आंसर। सो v0/2g t0 के हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो गया। देख लो, ठीक है। अभी तक मुझे बताओ डिफिकल्ट क्या था, एक भी ऐसा जो आपको लगाओ? कुछ नहीं है, बस खाली फ्लो में होते चले जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ नया पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब ये कल आपने क्लास में किया था, अब जो रट्टू तोता होगा वो इसमें गया होगा बेचारा, है ना। कल आपने क्लास में किया था ये वाला। अब जिसने रट लिया होगा कि 20 न्यूटन डाउनवर्ड और टिक मार दिया होगा उसकी भैंसिया गई होगी पानी में। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, डेटा ही चेंज कर दिया। देखो आप, चालाकी खेल दी मैंने थोड़ी सी, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर क्या सीन बना, यहाँ पर ये सीन बना जो आपने क्लास में किया था। मैंने यहाँ ब्लॉक का मास चेंज हुआ, रट्टू तोतों की ऐसी तैसी, ठीक है ना। तो उनकी बैंड बजाते हैं। तो मास हो गया 4 kg, ठीक है। अभी आपको वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा ये सवाल। इधर साइड पर आ गया अपना f cos 30 डिग्री, यानी 100 cos 30 इज √3/2, 50√3, यही हुआ ना, 50√3। तो 50√3 इधर आया, इधर साइड पर आपका 50 न्यूटन आ गया, नीचे की तरफ आपका 40 न्यूटन आ गया, और इधर साइड पर आपका नॉर्मल आ गया। अब हम इन दोनों से इफेक्टिव फोर्स देखेंगे, पर पहले एफएस मैक्स देखना पड़ेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी 85 और एफएस मैक्स की वैल्यू होगी समवेयर 85 डिवाइडेड बाय 4, यानी 21.25। अब क्लियर कट पता है कि इफेक्टिव फोर्स जो है, एफ इफेक्टिव जो है, दैट इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। 10 न्यूटन हमारे एफ एस मैक्स से कम है, तो ब्लॉक नहीं चलेगा, और नीचे जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक लगेगा।
अप्लाइड के बराबर यानी 10 न्यूटन के बराबर लगेगा। सो 10 न्यूटन डाउनवर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब जो बेचारा रट गया होगा, ये तो मैंने देखा हुआ है, ये तो मैंने ऐसा किया हुआ है, इसका आंसर तो मुझे पता है 20 न्यूटन डाउनवर्ड था, ठीक है, वो हो गया नेगेटिव में। तो हमेशा केयरफुल रहो, देखे हुए प्रॉब्लम ज़्यादा गलत होते हैं। रीज़न एग्जामिनर चालाक है, वो इसी तरीके की खेल खेलता है। अभी 13 नंबर प्रॉब्लम पर आते हैं। 13 वाला आपका लैमिस थ्योरम का प्रॉब्लम था, ठीक है ना। तो अब ये डायरेक्ट हम कर लेंगे, बिल्कुल अपना जो ट्रायंगल लॉ है उससे सॉल्व कर लेंगे इसको। ये क्या कह रहा है, सिस्टम शोन इन द फिगर इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, यानी कि यहाँ पर लगने वाला फ्रिक्शन अपना एफएस मैक्स हो गया। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मुझे निकाल करके देना है। यहाँ से वेट लग रहा है 8 न्यूटन का, यहाँ टेंशन लग रही है। अब इस पॉइंट पर हम लैमिस थ्योरम लगा लेते हैं। तो देखो इस पॉइंट पर इधर टेंशन लगा, नीचे की तरफ हमारा 8 न्यूटन लगा, सही है, और इधर साइड टी डैश लगा। अब जहाँ राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब जहाँ 90 डिग्री का एंगल है, वहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। अब मुझे एंगल हॉरिजॉन्टल से दे रखा है, तो मैं हॉरिजॉन्टल से इसको 30 डिग्री ले लूंगा। ये 8 न्यूटन को इधर कॉपी मार दूंगा, ठीक है ना, और इस टी डैश को इधर डाल दूंगा। अब मेरा टास्क हो गया कंप्लीट। मुझे कोई कंपोनेंट कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमेशा राइट एंगल में हम ये ट्राइंगल लॉ लगा लेते हैं। अब मुझे मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है ये निकालना, और मेरे सामने है राइट एंगल ट्राइंगल। मुझे पता है राइट एंगल ट्राइंगल की दो चीज़ें पता है, तो ट्राइंगल अपने कदमों में। अब मेरा टास्क है इस टी की वैल्यू निकालना। तो दिस बाय दिस इज 1030 डिग्री। सो 1030 डिग्री इज इक्वल्स टू 8/t, एंड टी का वैल्यू आ गया 8√3 न्यूटन। अभी टी आ गया, सो हम यहाँ से एफएस मैक्स निकाल देंगे। सो 8√3 हमारा म्यू इंटू एन हो गया, एन की वैल्यू 40 के बराबर हो गई। सो म्यू की वैल्यू होगी √3 डिवाइडेड बाय 5। अब √3/5 कितना होता है, एक बार पूरा एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। 1.73 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 जा 15, तो 0.3 समथिंग के आसपास, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर होना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा सा लेंदी था, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन करके मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ा। सही है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 14th आपका इजी है, ये आपका ट्रिक वाला ही प्रॉब्लम है, बट इसमें केयरफुल रहना है ना। अब ये आपका क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव अ बॉडी अप द इंक्लाइन प्लेन इज ट्रिपल। तो कल हम बातें कर रहे थे डबल डबल, वो तो आपको याद हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा डेटा चेंज करके ट्रिपल कर दिया। तो शॉर्टकट लगाते हैं अपना। सो म्यू इक्वल्स टू n-1 अपॉन n+1 tan थीटा, और n की वैल्यू मैंने जानबूझ के ट्रिपल कर दी। तो ये रिजल्ट बनेगा इधर हाफ tan थीटा। मुझे थीटा निकालना है, तो ट्वाइस tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स 2 म्यू, यानी ऑप्शन नंबर अपना थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आप टाइम चेक कर लो। अभी मैंने 15-20 मिनट हुए होंगे क्लास स्टार्ट किए हुए, खत्म हो गया समझाते समझाते भी। 14 क्वेश्चन तो नॉन स्टॉप निपट गए। 15 कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास 1 kg ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब ये ट्रक बॉक्स वाला प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मुझे सिर्फ इसमें चेक करना है ट्रक का एक्सेलरेशन म्यू एस जी से ज़्यादा है या कम। म्यू की वैल्यू 0.6 है, ट्रक का एक्सेलरेशन है 4, तो ट्रक का एक्सेलरेशन म्यू एस जी से कम है, तो डब्बा तो स्लाइड करेगा नहीं, और उस पर लगने वाला फ्रिक्शन ही पूछेगा, जो कि सूडो m80 के बराबर हो जाएगा। अब m है 1 और 80 है 4, यानी सूडो की वैल्यू हो गई 4, यही हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। राइट आंसर इसमें हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप चेक कर लो कितनी जल्दी खटाखट खटाखट 15 तो सवाल ऐसे ही करेक्ट हो गए। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ब्लॉक रेस्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेन इज 0.8, फ्रिक्शनल फोर्स इज 10 न्यूटन, मास ऑफ द ब्लॉक। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, रेपोज वाला कंसेप्ट लगाएंगे। 30 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन है, और म्यू की वैल्यू मुझे दे रखी है 0.8, ब्लॉक इस पे रेस्ट पे रखा हुआ है। ठीक है, अब पहले मैं चेक कर लूँ, रेस्ट पे रखा हुआ है ऐसा बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, नहीं म्यू की इफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 10 न्यूटन, तो पहले चेक करेंगे डब्बा स्लाइड करेगा नहीं करेगा। सो 10 30 डिग्री 0.56 हो गया, और म्यू हमारा 0.8 हो गया। tan थीटा इज लेस देन म्यू है, ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, यानी लगने वाला फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो स्टैटिक हो जाएगा, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स mg sin थीटा के बराबर होगा। इन दोनों को इक्वेट करते हुए हम यहाँ से मास की वैल्यू निकाल देंगे। सो m g हो गया 10, sin 30 डिग्री हो गया हाफ इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से m की वैल्यू मेरे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गई, विच इज 2 kg, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट होते चले जा रहे हैं। 16 तक पहुंच के आगे चलते हैं 17th नंबर प्रॉब्लम आपका पुलिंग फोर्स का प्रॉब्लम है। ये कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब फोर्स लगाएगी 40 न्यूटन की। अब मुझे पता करके देना है एक्सेलरेशन।
अब यहाँ मैं यहाँ तो पुलिंग, मुझसे कोई पुलिंग फोर्स पूछ तो रहा नहीं है कि बताओ, यहाँ तो ये फोर्स दे रहा है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है। अब मेरा टास्क कैसे शुरू होगा, यहाँ हम कंपोनेंट मारेंगे और वही अपना बेसिक रूटीन वर्क लगाएंगे यहाँ पर और एक्सेलरेशन निकाल के देंगे। क्योंकि अगर मैं फॉर्मूले से भी पुलिंग फोर्स को लिखूं और चेक करूं तो वहाँ से पुलिंग फोर्स आती है, इसने खुद डायरेक्ट मुझे दे रखी है, तो वो फॉर्मूला मेरे लिए यूजलेस हो गया। अब थीटा की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी गिवन है वो हम चेक कर लेते हैं। तो ब्लॉक ऑफ मास 5 kg रेस्टिंग ऑन अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, ठीक है। व्हेन अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज अप्लाइड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी, ओके। तो मुझे ये थीटा क्वेश्चन में नहीं दे रखा क्या, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2 एंड अच्छा आंसर किस टर्म में यहाँ दे ही नहीं रखा थीटा, म्यू इज 0.2। तो यहां अब आपका थीटा ही गायब हो गया। तो अब थीटा गायब हो गया तो अब इस सिनेरियो के अंदर हम फंस गए, ठीक है ना। फंस क्यों गए, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास चॉइस ही नहीं बच रही बिकॉज मुझे थीटा ही नहीं दे रखा। अब थीटा नहीं दे रखा, मैं सॉल्व कैसे करूंगा। तो क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। यहां जब तक थीटा नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन में एरर हुई थी। मैं एक बार चेक करूं मैंने क्या किया था, 13, 14, 15, 16, 17, ओके ठीक है। थीटा जो था ना वो था, बट यहाँ डायग्राम में मिसिंग है 20√3। इसका मतलब एफ कितना है 40, थीटा 30 डिग्री था। नहीं कुछ हाई लेवल नहीं है, क्वेश्चन में एरर है, कद्दू कटेगा सबको कटेगा वाला हाल है। सो 30 डिग्री था ये, ठीक है। चलो एनी हाउ अब यहाँ मिसिंग है तो कोई बात नहीं, तो हो सकता है कट कॉपी करते वक्त यहाँ पीडीएफ में रह गया। तो 30 डिग्री यहाँ पर मुझे थीटा की वैल्यू गिवन हो, मतलब वैसे टेक्निकली सवाल में गिवन थी। अब अगर गिवन थी तो कैसे करेंगे, बात हुआ है। वैसे तो आप इसमें बोनस मान लो 4 नंबर, ठीक है ना। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे उसको सुनो। अब मुझे फोर्स दे रखी है और एक्सेलरेशन निकालना है। अब उसका पर्पज समझो। अब सबसे पहले हमने फोर्स के कंपोनेंट मारे, तो इधर हो गया हमारा 40 cos 30 डिग्री यानी 20√3, ऊपर हमारा हो गया 20 न्यूटन और ब्लॉक का वेट 50 नीचे लग गया और नॉर्मल रिएक्शन एन डैश इधर लगी। अब इधर फ्रिक्शन मैंने ऐसे लगा दिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन डैश लिख करके एफ एस मैक्स लिखेंगे। सो एन डैश की वैल्यू मेरे पास होगी 30 न्यूटन, ठीक है ना। और तुरंत मैंने एफ एस मैक्स लिखा। एफ एस मैक्स का वैल्यू हो गया, म्यू दे रखा 0.2 इंटू 30, यानी कि आंसर आ गया 15 ही आया, नहीं 6 न्यूटन, सॉरी 6 न्यूटन मेरे पास एफ एस मैक्स आ गया। अब मैं चेक करूंगा कि मेरी जो लगाई गई फोर्स है वो 6 न्यूटन से ज़्यादा है या 6 न्यूटन से कम है। तो क्लियर कट मुझे दिख रहा है, इसको 1.7 ले लूँ तो 34 न्यूटन हो गया ये, ठीक है ना। सो 34 इज मच मच ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, यानी यहाँ ब्लॉक मूव करेगा। अब फ्रिक्शन काइनेटिक लगना चाहिए पर वो दे नहीं रखा, तो एफ एस मैक्स और एफ के एक ही लेते हुए 6 न्यूटन लगा देंगे और इसका एक्सेलरेशन अब हम चलाने वाला माइनस रोकने वाला से फाइंड कर देंगे। सो 34 माइनस 6 इक्वल्स टू 5 इंटू ए। सो रिजल्ट मेरे पास ए का आ गया 28 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 5 जा 25, 26, 27, 28, 5 6 जा 30, यानी 5.6 के आसपास समथिंग मेरा आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से अगर मुझे गिवन होता तो मैं इस तरीके से इसको उठा करके सॉल्व कर लेता। अब वहां 5.73 आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि हमने यहां पर कहां गया, इसको 34 एग्जैक्ट लिख लिया, जबकि 1.732 करके करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। रिवाइज ऐसा लग रहा सब भूल गए, बढ़िया बात पूरे साल भर फिर तैयारी कर लो भाई। 12th रिवीजन की मैंने पीडीएफ डाली, उससे कर लो रिवीजन, ठीक है ना। 50-60 क्वेश्चन के अंदर सारी यादें ताजा हो जाएंगी एक ही बार में। फॉर्मूले से आप इसको नहीं कर सकते एफ बाई एम से, रीजन बिंग फ्रिक्शन लग रहा है और ये जो एफ है ये टेढ़ा है। अगर आप इसके कंपोनेंट भी करोगे तो फ्रिक्शन कहां से निकालोगे, तो डायरेक्ट आप एफ बाई एम नहीं कर सकते, ठीक है। कि एफ हम लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय, कोई सेंस नहीं बन रहा उस चीज का। जब भी हम लॉज ऑफ मोशन लगाते हैं नेट फोर्स इक्वल टू एम ए करते हैं, तो ये खैर इसको टफ भी बोला जाएगा, बट अब यहां पर तो आप ये समझ लो ये बोनस हो गया।
18th जो था इसको मैंने थोड़ा सा टफ बनाया था जानबूझ करके। 18th कितने बच्चों ने किया? ठीक है ना। तो जिनको भूलने की बीमारी लग रही है भाई, अभी 12th का रिवीजन प्रोग्राम डाला है, वो अपना रिवीजन उससे कर लो, ठीक है ना, तुम्हारा बढ़िया सा हो जाएगा। फिर 11th का भी डाल दूंगा जैसे ही कंप्लीट होता है। तो बस फॉर्मूले देखो, अपनी पीडीएफ रिवाइज करो, फॉर्मूले देखो, और उस फाइनल रिवीजन प्रोग्राम से की पीडीएफ से पूरा का पूरा गो थ्रू कर लो, सब आपकी स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। अभी 18th वाला प्रॉब्लम क्या है? ये ब्लॉक ऑन ब्लॉक का प्रॉब्लम है। अब ये बोल रहा है 2 masses A and B of mass 10 and 5 kg are connected with string passing over frictionless pulley. The coefficient of static friction with A end table. तो मुझे जो फ्रिक्शन दे रखा है वो यहां दे रखा है, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेरे पास अवेलेबल है विच इज 0.2. द मिनिमम मास ऑफ सी दैट मे बी प्लेस्ड ऑन ए टू प्रिवेंट मूविंग। अब मुझे सी की वेट रखनी है सच दैट ये डब्बा ही सरके ना। तो मास ऑफ सी एम ले लेते हैं। ए का मास इसमें दे रखा है कितना? 10 kg, और ये बी का जो मास दे रखा है ये मुझे दे रखा है 5 kg। अभी कहानी क्या है? एक्सेलरेशन है 0, तो यहां से पहले टेंशन मिल गई विच इज 50 न्यूटन। अब बेसिकली ये 50 न्यूटन इसको खींचने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। अब सी रखने से क्या हुआ? नॉर्मल बढ़ा, यानी एफ एस मैक्स बढ़ गया। तो यहां पर जो एफ एस मैक्स है ये इसको जाने से रोक रहा है, विच इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। अब एन मुझे यहाँ का डालना है, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के वेट के बराबर हो गया, यानी 10 प्लस एम इंटू जी। जी को हमने 10 डाल दिया। अब फोर्सेस बैलेंस करके यहां से हम एम की वैल्यू निकाल लेंगे। म्यू हो गया हमारे पास 0.2, और यहीं कर देता हूं बैलेंस 50 के बराबर। 0.2 यहां चला गया तो ये 25 बन जाएगा। एम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15। तो 15 kg यहां पर हमारा सी का मास होएगा, तब जाकर के इस सिस्टम हमारा रेस्ट पर रहेगा। क्लियर? एनसीईआरटी वाले में डला हुआ है, देखो जाके। मयंक बोल तो दिया था मैंने, पिछले 1-2-3 क्लासेस से बोल रहा हूं भाई, वहां डाल रहा हूं एनसीईआरटी में, देख लेना। 19 पर आते हैं। 19 कह रहा है ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 2 kg is resting on a friction. It is struck by a jet releasing at the rate 1 kg per second. अब ये देखो सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड हमारे प्रॉब्लम है। इस तरीके के भी बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके के भी बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं प्रॉब्लम। तो लास्ट टाइम में आप जब आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप सब भूल रहे हो, तो उस टाइम पर सब पढ़ने की कोशिश में हड़बड़ तड़बड़ मत आओ। आप जो एक कंप्लीट रिवीजन जहां पर हो रहा है उस चीज को पकड़ लो। जैसे कंप्लीट रिवीजन मतलब आप फॉर्मूले गो थ्रू कर लो, आपको सारी चीजें अपने आप क्लिक करेंगी, ठीक है ना। जैसे फॉर्मूले पढ़ोगे और आपने तैयारी भी करी हुई है, तो मान लो आप कोई भी फॉर्मूला पढ़ रहे हो, जैसे मैं मान लेता हूं कि आपने रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा, तो तुरंत आपने देखा R इक्वल टू mv/q भी, अब वहीं से क्लिक हुआ कि अच्छा मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली चार्ज पार्टिकल एंटर करता था, तो ये चीज़ें लगती थी। शॉर्ट नोट आपके इस टाइम पे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद क्या करना है आपने? प्रॉब्लम्स एक बार जहां कंसाइज वे में दे रखे हैं, तो जैसे मैंने 12th वाले में कंसाइज वे में दे रखे हैं कि हर एक सेक्शन जो है आपका इंपॉर्टेंट कवर हो जाए उसके अंदर, तो उसको आप रिवाइज कर लो, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा लगता है पर होता नहीं है, ठीक है ना। तो आप जब इसको करोगे, जैसे ये फेज, ये भी फेज होता है, हर बच्चे के साथ आता है, नए नहीं हो आप, हर साल ही ये बच्चों के साथ होता है। बस इसको ओवरकम करना होता है, ओवरकम करने के लिए मैं आपके साथ हूं। तो आप इस तरीके से ओवरकम कर लो, कोई दिक्कत है तुम पूछ लो मेरे से, ठीक है, पर अकेले मत रहो, पूछते रहो। 19 कह रहा है ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 2 kg इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन। तो ये एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg, फ्रिक्शनलेस प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है। यहां से हम वाटर जेट इसके ऊपर डाल रहे हैं। अब वाटर जेट का मास का रेट दे रखा है, मतलब मुझे यहाँ डेल्टा एम बाई डेल्टा टी सीधे सीधे दे रखा है 1 kg पर सेकेंड, और जो इसकी स्पीड दे रखी है दैट स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से मैं क्या करूंगा, इससे लगने वाली फोर्स लिख लूंगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू यू डी एम बाई डी टी। यू डी एम बाई डी टी जैसे ही हमने किया, यू की वैल्यू हो गई 5, डी एम बाई डी टी हो गया 1, यानी 5 न्यूटन की फोर्स इस वाटर जेट ने 2 kg के डब्बे के ऊपर लगाई। अब यहां से इसका एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, तो फोर्स लगने वाली एक ही है विच इज 5 न्यूटन, फ्रिक्शन यहां पर है नहीं, सो 5/2 यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास होगी 2.5। 2.5 के हिसाब से आंसर फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। तो डायरेक्ट है। अब आगे चलते, अगली चीज है 20 नंबर प्रॉब्लम। ये कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v स्ट्राइक्स अ वॉल, रिबाउंड बैक इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज अनचेंज्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। सिंपल प्रॉब्लम है, बट आप सोचो ऐसा नीट 25 में था,
ठीक है ना। तो ट्रैक तो बिल्कुल सही है, बस खाली आप प्रॉपर रिवीजन अब लास्ट में मारते रहो। जैसे जैसे रिवीजन मारोगे और गो थ्रू करोगे अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के सेट को, आपकी ताकत बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि सारे बच्चे यही सोच रहे हैं सबके साथ यही हो रहा है, भूल जा रहे हैं भूल जा रहे हैं, भूल कोई नहीं रहा है, बट वो राइट स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उनको डर लग रहा है। डर के कारण वो लग रहा है कि भूलते चले जा रहे हैं। तो आप प्रॉपर तरीका लगाओ, शॉर्ट नोट्स पढ़ो, शॉर्ट नोट पढ़ के जो मैं आपका 12th रिवीजन प्रोग्राम का पीडीएफ डाल रहा हूं उसको देख लो। ठीक है ना, उसके बाद आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन और टेस्ट देते जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। कुछ नहीं करना, मैं जो बोल रहा हूं बस उतना कर लो, दिमाग मत लगाओ ज्यादा। तो ये हो गया ट्वाइस एमबी, और नीचे हो गया हमारे पास टाइम टी, तो डायरेक्ट डायरेक्ट हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इजी था टेस्ट, और देख लो आज एनालिसिस पूरी आधे घंटे के अंदर हमने कंप्लीट कर दी, खटाखट निपटा करके। ठीक है ना, सारे नीट ओरिएंटेड प्रॉब्लम देख लिए। अब आ जाते हैं, इसको एंड करते हैं, और डीपीपी आशीर्वाद खूब सारा है भाई, अच्छे अच्छे नंबर लाओ रणोदीप। ठीक है ना, इसके बाद डीपीपी देख लेते हैं। नोट्स नहीं है तो नोट्स नहीं है, तो फिर बच्चे बनाते तो हैं साल भर नोट्स, अभी नोट्स नहीं है अगर आपके पास, तो क्रैश कोर्स में जो करे हुए हैं उनसे रिवाइज कर लो। ठीक है ना, नई चीज मत पढ़ना, जिस चीज से पढ़े हो ना बस उसी से कर, पीडीएफ से कर लो आप। ठीक है ना, इस टाइम नए एक्सपेरिमेंट मत करना कि हम क्या करते हैं कि जा करके कोई और बुक ले लेते हैं मार्केट से शॉर्ट नोट्स की। ठीक है ना, या किसी से शॉर्ट नोट बोरो कर लेते, उससे कुछ नहीं होगा। तुमने अगर मान लो क्रैश कोर्स मेरे से करा है, तो क्रैश कोर्स के नोट्स को थ्रू कर लो, उसमें जहां जहां फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को रिवाइज कर लो। ठीक है बेटा, बस न्यू थिंग मत करना, जो तुमने साल भर पढ़ा है उसी से रिवाइज करना।